हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज एक ऐसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर के आपसे बात करूंगा जो पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा ब्लड प्रेशर की। ये दो तरह का होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप और लो ब्लड प्रेशर का मतलब कि निम्न रक्तचाप। अमूमन उच्च रक्तचाप से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और मैं आज इस विषय को लेकर के आपके सामने हूँ। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1 अरब से भी ज़्यादा लोग इस समय हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। और अपने भारत की सिर्फ बात करें तो हर तीसरा व्यक्ति यानी लगभग 40 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। 135 से 40 करोड़ में 135 से 40 करोड़ में जी हाँ, 135 से 40 करोड़ में लगभग 40 करोड़ लोग इस समय ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से 20 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर के रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो केवल और केवल 42% है और लगभग मोर देन 50% ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से सफ़र तो करते हैं लेकिन उनकी कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ों में रिपोर्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये संख्या 20 से बढ़कर के सीधे 40 या उससे भी अधिक हो जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर माना जाता है। अब इससे पहले कि उच्च रक्तचाप के कारण को, लक्षण, निवारण, इलाज के विषय में हम जानें, आइए हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा, जो वाटर पंप होता है या टुल्लू पंप देखा होगा आपने। तो वाटर पंप का काम क्या होता है? एक जगह से पानी को ले आना और दूसरी जगह पानी को पहुंचाना, या पानी को अंदर से खींचना और फिर पानी को रिक्वायर्ड जगह पर पहुंचाना, ये उसका काम होता है। उसमें एक मोटर पंप होता है जिसका काम होता है पंप करना, पानी को पंप करना, और जो पाइप होते हैं उसके थ्रू पानी को दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक वैसे ही, और आपने ये भी देखा होगा कि जब आप उस पाइप पे, जब पानी फोर्सफुली जाता है तो जब आप पाइप पे उंगली रखते हैं या कहीं से पाइप मुड़ जाए या कहीं आप उंगली रखें अगर, तो ये पता चलता है कि यहाँ पे बड़ा गनगनाहट टाइप का लग रहा है या एक फोर्स महसूस होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, हमारे शरीर में भी जो हमारा हृदय है वो एक तरीके का पंप है और यह पंप, जो हमारा हार्ट है, यह पंप करता है ब्लड को। ये ब्लड को पंप करके और हमारे धमनियों के माध्यम से, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू जो है ये ब्लड को शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है जहां इसकी ज़रूरत है, और उसी ब्लड के माध्यम से उस सेल को नरिशमेंट मिलता है, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो उसको ज़रूरत है जीने के लिए और जिंदा रहने के लिए। और प्लस वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो दूषित ब्लड है और बाकी सब चीज़ गंदगी है उसको अपने साथ लेकर के और फिर सेंटर तक पहुंचाने का, ये जो पंप का काम है वो हमारा हार्ट है, वो जो पंप करता है। और जो पाइप का काम है वो हमारी धमनियां हैं, यानी हमारी आर्टरीज हैं। अगर सपोज़ करिए जिस तरीके से वाटर पंप में पाइप कहीं से मुड़ जाए और जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है और पानी ठीक से पहुंच नहीं पाता, उसे हमें या तो ठीक करना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है, तब जाकर के पानी प्रॉपर तरीके से वहां पहुंच पाता है और एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। आपने देखा होगा वाटर पंप जो टुल्लू होता है वो भी काफ़ी आवाज़ करने लगता है। ठीक वैसे ही अगर आपकी जो धमनी है, आर्टरी है, अगर इसमें कहीं कोई रुकावट हो या कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो भी प्रेशर क्रिएट करता है और वो हार्ट पे काफ़ी दबाव पड़ता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वहाँ पाइप पे दबाव आप महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी जो धमनी होती है, हमारी धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ भी एक प्रेशर महसूस किया जाता है और उस प्रेशर को की जो रीडिंग होती है वो डिजिट में हम उसको रीड करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है वो होती है, जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो होती है 120/80।
यानी ब्लड प्रेशर अगर 120/80 है तो ये नॉर्मल है, और अगर इससे अधिक है या कम है तो वो एबनॉर्मल है, या तो हाइपरटेंशन है या तो हाइपोटेंशन है, या तो हाई बीपी है या तो लो बीपी है। चलिए, मैं उसको चर्चा करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्लड प्रेशर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो एक बार में कितना ब्लड पंप करता है। दूसरा, 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है। और तीसरा, हमारी धमनियों में जो प्रेशर, जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट पैदा करता है, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वो कितना है। इस तीनों फैक्टर्स पे, इस तीनों बात पे हमारा ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। और जो इसकी रीडिंग होती है, एक ऊपर वाली रीडिंग होती है और एक नीचे वाली रीडिंग। ऊपर वाली जो रीडिंग होती है वो होती है दोस्तों जब हमारा हार्ट पंप करता है, कंट्रैक्ट करके जब पंप करता है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो 120 होती है। जो दूसरा, जो नीचे वाला जो रीडिंग होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं, जब हार्ट रिलैक्स होता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है उस समय जो प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर करते हैं या नीचे का रीडिंग बोलते हैं। और वो जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो 80 होती है। दोस्तों, जब ये प्रेशर, ब्लड प्रेशर 120/80 है तब तो ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा होता है और यह रीडिंग 130 और 90 पहुंचता है या 130 और 90 के ऊपर पहुंचता है तो हम उसे हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। और जैसे ही यह 110 और 70 के नीचे आता है इसको हम लोग निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर बोलने लगते हैं। अब दोस्तों, 90, अगर 140 और 90 की रीडिंग है तक आता है तो इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर यह रीडिंग 160 और 100 या उससे भी ऊपर जाता है तो इसको हम लोग सेकंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हाइपरटेंशन का कारण क्या है, हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, लेकिन जो फिर भी ये मल्टीफैक्टोरियल फैक्टर्स होते हैं, यानी मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे भारतीय कल्चर में हम लोग बचपन से ही, हमें 2.5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए एक दिन में। लेकिन अगर हम 2.5 ग्राम से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे जो भारतीय जो कल्चर है इसमें हम लोग अमूमन 2.5 क्या, हम लोग 5 ग्राम या 5 ग्राम से ऊपर नमक लेने के आदी बचपन से हो गए हैं। तो दोस्तों, ये स्थिति है कि हम जब डबल नमक बचपन से ही ले रहे हैं तो क्या बीपी नहीं आएगा? बीपी आएगा, आएगा ही आएगा। इसलिए हमारे भारतीयों में ज़्यादा ब्लड प्रेशर की शिकायत अर्ली एज में ही देखने को मिल रही है, ज़्यादा शिकायत। इसलिए नमक एक कारण है। अगर नमक हम अधिक खाएंगे, नमक का अधिक सेवन करेंगे तो बीपी बढ़ सकता है। दूसरा कारण है दोस्तों धूम्रपान और एल्कोहल का सेवन, यानी कि नशा का सेवन। धूम्रपान करना, सिगरेट पीना या शराब पीना। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं या आप शराब पीते हैं वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। दोस्तों, जो तीसरा कारण है वो है ओबेसिटी। अगर वज़न आपका बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत हाई रिस्क पे हैं और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। यानी वज़न भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर के। वज़न अधिक होने से भी ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है। जो चौथी चीज़ है वो है दोस्तों स्ट्रेस। अगर आप बहुत तनाव में रहते हैं या बहुत तनाव लेते हैं तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। पांचवा है आपका खान पान। अगर आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, तेल घी वाली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड और इस तरह से चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं
विशेष रूप से मैदे से बनी हुई चीज़ों का, फ्राइड फूड्स का या जंक फूड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और जो सबसे छठा जो रीज़न है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है उसको, वो है आराम तलबी। अगर आप बहुत आराम तलबी हो गए हैं और अगर आप कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते, छोटी छोटी दूरी भी आप बिना संसाधन के नहीं जाते हैं, या कोई भी छोटा बड़ा काम अपने से आप कोई भी काम अगर इस तरह का नहीं कर रहे हैं, ना आप कोई मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ना कोई किसी तरह का एक्सर्शन ले रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अपने बीपी को बढ़ा सकते हैं और हाई रिस्क पे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मुख्य कारण हुआ, नमक अधिक होना, धूम्रपान, सिगरेट और एल्कोहल का सेवन, मोटापा अधिक होना, तनाव ज़्यादा लेना, तेल घी चिकनाई मिर्च मसाला इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करना या बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहना, ये सब मुख्य कारण हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम जानें कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है। दोस्तों जो मुख्य लक्षण जो होते हैं वो अमूमन शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते, लक्षण विहीन एक तरीके से होता है। लक्षण कब आते हैं, जब कुछ दिन बीत जाता है तब लक्षण आने शुरू होते हैं। और जो शुरू का लक्षण होता है वो यही होता है, हेडक होना, सर भारी होना, तनाव महसूस होना या सर में तनाव और दर्द महसूस होना, चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, जिस बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए उस बात पे गुस्सा हो जाना, 5 मिनट बाद अफसोस होने लगना कि हाँ हम तो, अरे इस बात पे तो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी, हमने गलती कर दिया, गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये लक्षण हो सकते हैं। नींद ना आना, शॉर्ट मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी या शॉर्ट मेमोरी, तुरंत की ही बात है फिर भी भूल जाना, नाम भूल गए, इस तरह का चीज़ें सामने आ सकती हैं। बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब चूँकि लक्षण शुरुआत में मिलते नहीं, कुछ दिन समय बीतने के बाद ये लक्षण शुरू होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ये ब्लड प्रेशर हमने कहा ना कि साइलेंट किलर है, ये ठीक उस शांत ज्वालामुखी की तरह से होता है जो जब तक शांत है तब तक तो शांत है, तब तक तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी फूटेगा और वो क्या रूप में सामने आएगा इसको कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों जब 5 साल 4 साल 5 साल बीपी रह जाए और आपको पता ना हो, बहुत लोगों में ऐसा होता है, तो पता चला कि अचानक से आपको स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, लकवा मार दिया, जान चली गई, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, गुर्दे पे प्रभाव डाला, गुर्दे को फेल करा दिया, एक्यूट रीनल फेल्योर हो गया, क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से आँख प्रभावित हो गया, आँख की रोशनी अचानक चली गई, या डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो गया, रोशनी घट रही है तेज़ी से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ब्लड प्रेशर जितना देखने में छोटा लगता है, देखन में छोटन लगे, सुनन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, ठीक वैसे ही है। सुनने में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी मॉनिटरिंग समय से हो और टाइम से हो। अब सवाल उठता है कि जब शुरू में कोई लक्षण ही नहीं मिलेगा और अचानक विस्फोट होगा तो हम कैसे इसका केयर करेंगे और कैसे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है, या हम कैसे इसको समय रहते इसका प्रबंधन करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी जांच होनी चाहिए वो सबसे पहले बचपन में होनी चाहिए। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करे, 4 साल 5 साल की उम्र में बच्चे की जांच होनी चाहिए। अब अगर आप किसी को एडवाइस करें कि 5 साल की उम्र में एक बार बीपी की जांच कराओ, तो बोलेगा यार डॉक्टर ये कैसा डॉक्टर है भैया, ये बोल रहा है 5 साल के बच्चे को बीपी की जांच कराने के लिए। जी 5 साल में ही बीपी की जांच की एक बार ज़रूर करानी चाहिए। फिर दूसरी जो जांच का जो समय होता है, अगर कोई जांच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आती तो वेल एंड गुड, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन जो दूसरी जांच करानी चाहिए वो करानी चाहिए जब आप 9th-10th में जब फॉर्म भरने जाते हैं, उस स्कूल लेवल स्टैंडर्ड लेवल पे आपको एक बार फिर दोबारा जांच करानी चाहिए।
तीसरी जो जांच होनी चाहिए वो कॉलेज लेवल, यानी जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी प्रोफेशनल एजुकेशन में आप जब के लिए दाखिला लेते हैं। और 20 साल या 20 साल के बाद हर साल जांच करानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15-18 साल के भीतर अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत आ रही है, या 10 साल 12 साल में अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत आ रही है, तो ये यकीन मानिए कि उसका कारण, ये सब जो कारण है वो नहीं है, उसका कारण कहीं और है। हो सकता है कि बच्चा थायराइड की ट्रबल से सफ़र कर रहा हो, थायराइड की ट्रबल हो सकता है कि बच्चे को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है कि बच्चे की किडनी में खराबी हो, किडनी खराब हो रहा हो। तो ऐसे बहुत से अदर फैक्टर्स हो सकते हैं या अदर डिजीज हो सकते हैं जो जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बच्चे में आ रहा है, और अगर समय रहते अगर उसकी जानकारी हो गई तो आप समझ लीजिए कि उस बच्चे का जीवन बच गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 5, 10, 15, 20 साल पे ये आपकी स्क्रीनिंग, एक बार ब्लड प्रेशर की जांच होनी ही होनी चाहिए, जिससे ये समय रहते जानकारी हो। और बहुत लोगों में न होने की वजह से, या इसको जांच में न लेने की वजह से, या इतना सेंसिटिव न होने की वजह से बहुत लोगों में दिक्कतें आती हैं और बहुत परेशानी होती है, और फिर वो जान गंवा देता है। इसके बाद 20 साल के बाद इसको रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमने लक्षण भी जान लिया कि क्या लक्षण हो सकते हैं, जांच का तरीका भी समझ में आ गया। अब ये सवाल कभी कभी मन में आता है कि क्या इसकी मॉनिटरिंग घर पे भी की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी हाँ, आप घर पे भी कर सकते हैं। बीपी के आजकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, अच्छी कंपनी का आप इंस्ट्रूमेंट लेकर के अपने घर पे भी बीपी की जांच कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि इंस्ट्रूमेंट चूँकि फुल्ली एसी जगह पे होना चाहिए, और हमेशा हमेशा हमारे घर में एसी, या हम बहुत सारे परिवारों में एसी नहीं है, तो ऐसे में फ्लक्चुएशन रिपोर्ट में जो उसकी रीडिंग है उसमें फ्लक्चुएशंस आ सकता है। लेकिन आप 5 से 10 की फ्लक्चुएशंस को एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन मान के चलिए। अगर बहुत ज़्यादा बीपी आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको परेशानी है। 2 बार 3 बार की रीडिंग में अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आपको एक प्री आइडिया देता है कि हाँ, यस यू मे हैव हाइपरटेंशन एंड यू शुड हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन और नियर बाई डॉक्टर। तो ऐसे में आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे, और डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे, फिर वो भी एक आध बार आपकी जांच कर लेगा। आवश्यकता पड़ी तो लिपिड प्रोफाइल जांच करा लेगा। बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी कि नहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है बीपी, और ऐसे में पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है और ये दिक्कतें लग रही हैं, तो लिपिड प्रोफाइल के साथ साथ आपका रीनल प्रोफाइल यानी गुर्दे की भी जांच हो सकती है। आवश्यकता पड़ी तो हृदय की ईसीजी होगा, इकोग्राफी कराया जा सकता है, टीएमटी जांच कराई जा सकती है। यानी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस अंग में जिस तरीके की लेवल की खराबी या कुछ इस तरह की चीज़ लग रहा होगा, उसकी जांच करा करके और एट ए टाइम देखा जा सकता है कि क्या परेशानी और कहाँ तक परेशानी है। बीपी अगर है तो कहाँ तक है, और कौन कौन से अंगों को प्रभावित किया हुआ है और कितना प्रभावित किया हुआ है, इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, और समय रहते उसको ठीक किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर बीपी पता चल गया कि हाँ बीपी है और रह रहा है बीपी, तो मन में ये उठता है कि मैं अब इसको कैसे कंट्रोल करूं, क्या करना चाहिए जिससे कंट्रोल हो। तरह तरह की बातें मन में आती हैं कि अभी तो यार अभी इसी उम्र में बीपी आ गई, अभी से ही लोग कहते हैं कि ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम ज्ञानाभाव में हम कहीं ना कहीं बहुत तरह की गलतियां कर बैठते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपको पता चले कि हमको हाइपरटेंशन है या बीपी है, और बीपी 130 और 90 या इससे ऊपर है, तो आप बिना देर किए आपको इलाज शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप 160 और 100 तक के नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आप परेशान न होइए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अभी से लग जाएंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। आप नज़दीक पास के किसी अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, और वो जो आप अपने सारे लक्षण बताइए, उसको दिक्कत बताइए, और वो दवा देगा
और उस दवा को टाइम से खाइए। प्लस जो रिस्क फैक्टर हैं, जो जो कारण हैं आपके अंदर हो सकते हैं, जैसे नमक कम करना हो सकता है, तेल ही कम करना हो सकता है, एक्टिव लाइफ व्यतीत करना, एक्सरसाइज करना, योग प्राणायाम करना, इन सब सी चीज़ों को अपने जीवन में तुरंत अपने लाइफ में मॉडिफाई कर लीजिए। तो आप हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपको बीपी की दवा न लेनी पड़े, या धीरे धीरे करके बंद हो जाए, या धीरे धीरे करके कम हो जाए। अब सवाल उठता है कि अगर बहुत ज़्यादा बीपी है, 160 से भी ऊपर है और 100 है या 100 से ऊपर है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा बीपी है तो बिना देर किए आपको किसी अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। मेरा राय है, मेरा ये मानना है। ऐसा नहीं कि बीपी हमारे होम्योपैथी में कंट्रोल नहीं हो सकता, हर लेवल की बीपी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर बीपी ज़्यादा है और ज़्यादा आ रहा है, 160 से ऊपर, 100 से ऊपर आ रहा है, तो मेरा ये सलाह रहेगा, या 110 के ऊपर आ रहा है, विशेष रूप से 160 और 110 के ऊपर आ रहा है, तो आपको अंग्रेजी दवा, क्या अंग्रेजी दवा से कौन सी ऐसी परहेज है और कौन सा दुराव, अंग्रेजी डॉक्टर से मिल लीजिए और मिल करके उनको अपनी सारी समस्या बताइए। और हो सकता है कि वो आपको कुछ दिन दवा चलाएंगे, दवा लीजिए और बेहिचक दवा को लीजिए और उनके टच में रहिए। वो धीरे धीरे करके, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि दवा लेने का मतलब दवा ही अंतिम निर्णय नहीं है या अंतिम विकल्प नहीं है। दवा के साथ साथ आप अपनी बीपी को कैसे, बीपी का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स जो मैं आपको बता चुका हूँ जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ा और इस लेवल तक पहुँच गए, उन फैक्टर्स को, उन चीज़ों को आपको रिड्यूस करना होगा, उस चीज़ को अपने लाइफ से हटाना होगा और अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में जोड़ना होगा। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर ले जाते हैं और उस परिवर्तन को थोड़ा रेगुलराइज करते हैं, रेगुलर करते हैं, ध्यान देते हैं, जैसे नमक की मात्रा को कम करना, तेल की चिकनाई कम कर देना, वज़न नियंत्रित करना, टेंशन कम लेना या टेंशन का ठीक से उचित प्रबंधन करना अपने लाइफ में। अगर आप दारू या आप सिगरेट पीते हैं, इन चीज़ों को छोड़ना। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, उस चीज़ को कम करना। खाने पीने में खूब सारा हरी साग सब्जी खूब खाइए और इसके साथ साथ खूब ताज़े फल का सेवन करिए। पानी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से आप चाहें तो धीरे धीरे करके आपका बीपी स्वाभाविक रूप से, योग प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए, 45 टू 50 मिनट फास्ट वॉकिंग करिए, थोड़ा बहुत जॉगिंग कर सकते हैं। अगर बीपी थोड़ा नॉर्मल आ जाए तो जॉगिंग कर सकते हैं, या योग प्राणायाम की भी कुछ विशेष आसन होते हैं, उनको आप एडाप्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी बीपी को, एक तरफ दवा भी आपको रेगुलर लेना है, दूसरी तरफ आपको मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका बीपी काफ़ी नॉर्मल रहने लगेगा। और जब आपकी बीपी काफ़ी नॉर्मल रहने लगे, आप अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट करिए। अगर आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं या आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं तो अपने उन डॉक्टर को बताइए। एलोपैथिक, चाहे जिस तरह की भी दवा ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के न दवा आप शुरू करें और न दवा आप बंद करें। डॉक्टर आपको खुद मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करके जो स्थितियाँ रहेंगी उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली दवा को कम भी किया जा सकता है और दवा को बहुत आवश्यकता पड़ी तो बढ़ाया भी जा सकता है, या दवा को बंद भी किया जा सकता है। तो जो एक माइंड सेट है हमारा कि नहीं, अगर बीपी किसी को हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग चलना है, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। आप बीपी लेके पैदा नहीं हुए हैं। अगर बीपी लेके पैदा नहीं हुए हैं और इसी जीवन में, इसी काल में आया हुआ है, तो जो कारण है हम उसका निवारण कर देंगे, धीरे धीरे करके बीपी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। और जब बीपी नियंत्रित रहने लगेगा, ठीक से नियंत्रित रहने लगेगा, तो दवा भी कंट्रोल हो जाएगी या दवा भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए लाइफ लॉन्ग कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बीपी की दवा लेनी पड़े। ये जो माइंड सेट है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और लग करके इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने बीपी को बिना दवा के कैसे हम नियंत्रित करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि जब आप दवा से कंट्रोल, जब आप ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपकी दवा एक न एक दिन धीरे धीरे करके कम हो सकती है या बंद हो सकती है। हाँ, लेकिन होता क्या, देखने को क्या मिलता है? देखने को यही मिलता है कि जब हम परेशानी में होते हैं
और डॉक्टर से संपर्क करते हैं, दवा डॉक्टर बताता है, उस दवा को लेना शुरू करते हैं और बहुत केयर शुरू कर देते हैं। पूरा घर वाले लग जाते हैं कि हाँ अब बहुत बीपी इनको ज़्यादा रह रही है, ये केयर करना है, वो केयर करना है, और लगातार कोशिश तो करते हैं कि बहुत केयर करें, लेकिन होता क्या है कि कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे ये भूत उतर जाता है और न तो फिर हम केयर ठीक से प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, और दूसरी तरफ हम मेडिसिन में भी लापरवाही करने लगते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। बहुत लोग तो ऐसा बंदा नहीं, हमारा बीपी हमको समझ में आ जाता है, बीपी हमारा बढ़ा है कि घटा है, जब बढ़ता है तो खा लेता हूँ, जब जब नॉर्मल रहता है तो नहीं खाता। ये एकदम गलत तरीका है, एकदम फेक वे है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है बीपी आप अपने तरीके से मॉनिटर ना करिए। आप ज़रूर मशीन रख लीजिए, चेक कर लीजिए, लेकिन अपने हिसाब से बीपी की दवा को कम कर लेना, बढ़ा लेना, बंद कर देना, ये कतई न करिए। एकदम याद रखिए, बीपी एक साइलेंट किलर है, उस शांत ज्वालामुखी की तरह से। जब तक शांत है तब तक शांत है, और जब अशांत होगा तो क्या रूप लेगा मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि बीपी देखने में जितना छोटा लगता है उतना परिणाम इसका बड़ा गंभीर है। इसलिए बीपी को बहुत इजी ना लेकर के एकदम बिल्कुल आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए, और हमेशा बीपी की जो रीडिंग है वो कैसे 120/80 या उससे थोड़ा कम रहेगा, इस पे हमेशा गौर करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये हमारा जो वीडियो है ये ज़रूर लाभ पहुंचाएगा, ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा, और आप सावधान रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, केयरफुल रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बीपी को दूर कर सकते हैं, परमानेंटली दूर कर सकते हैं, और अपने को बिल्कुल हेल्दी एंड फिट कर सकते हैं, और बिना किसी मेडिसिन के भी आप निकट भविष्य में अपने को फिट महसूस कर सकते हैं, रख सकते हैं, और आने वाली तमाम गंभीर और बहुत वैसी समस्याओं से बच सकते हैं जो बहुत ही जानलेवा है या अंग भंग कर सकता है। इन चीज़ों से बच सकते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी लाभ करेगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों, मित्रों और अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँच सके और उन्हें लाभ मिल सके और उनकी जान की रक्षा हो सके। दोस्तों, फिर पुनः मैं कुछ ही दिनों में आपको एक और किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए विदा दोस्तों, नमस्कार।